में कहते हैं कि आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। माँ अरण्य देवी की धरती है, ये भोजपुर का सिरमौर है आरा। 1857 की जंग में वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे इसी आरा ने। लेकिन आज आरा की धरती से इस अथाह जन समूह के सामने राज तिलक के इस कार्यक्रम में जो मुद्दा हम उठाएंगे वो यहाँ पर मौजूद युवाओं से जुड़ा हुआ है। वो मुद्दा है रोजगार का, वो मुद्दा है नौकरियों का। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाती हूँ आरा की मेरी ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि अब नौकरी ही नौकरी, नौकरी ही नौकरी, हर राजनीतिक पार्टी यही संदेश दे रही है। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि वो 10 लाख नौकरी देंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी कहती है हम 19 लाख देंगे। अभी तो जनता को अपने वोट से कहना है कि वो किस पर विश्वास करते हैं। आरा से मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट, फिर आपकी चर्चा इन लोगों से यहाँ पर कराएंगे। पहले देखिए, राज तिलक में आज बारी आरा की है, तो आरा शहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और मिलाते हैं यहाँ के युवाओं से। भोजपुर का ये इलाका, नेताओं के वादों पर क्या है इनकी सोच। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले ही कैबिनेट मीटिंग के बाद हस्ताक्षर वो 10 लाख नौकरियों पर ही करने वाले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने आज 19 लाख नौकरियों का वादा कर दिया है। यहाँ के युवाओं को किसके वादे पर है यकीन, आइए जानते हैं। तेजस्वी यादव। जी मैम। आपको लगता है कि वो 10 लाख नौकरियां दे देंगे, सरकारी नौकरियां? जी मैम, एक बार तो मौका दे कर देखना चाहिए ना। 15 साल नीतीश को मौका दिया गया। दोनों में से कोई नहीं देंगे, इसमें से दोनों में से कोई आदमी नहीं देंगे। ये लोग अपना खाली बना रहे हैं कि लोग को बुर्बक बना रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे। किसके नौकरी के वादे पर यकीन है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं 10 लाख, बीजेपी कह रही है 19 लाख। किसी के वादे पर कोई उम्मीद नहीं है। केवल चुनाव आते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हम नौकरियां देंगे, ये करेंगे। मुझे दोनों में से किसी पे भरोसा। आरा शहर में अगर आप गुजरेंगे तो आपको ऐसे मैदानों में कई जगहों पर युवा आपस में बैठकर तैयारी करते हुए दिखेंगे। और यकीन मानिए, चाहे वो बैंक की नौकरियां हो, रेलवे की नौकरियां हो, दरोगा की, सरकारी नौकरियां हो, इन सब की वो तैयारी कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं इनको किसके वादे पर भरोसा है। हमें तो अभी किसी के वादे पर उतना भरोसा नहीं है। मतलब जब तक हम लोग को बेरोजगार है तब तक तो, अगर रोजगार मिलेगा तब हम किसी विश्वास करेंगे। तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं बैठ के? हाँ? जी। और तैयारी करते हैं। आपको किसके वादे पर यकीन है? तेजस्वी यादव। आपको लग रहा है कि वो देंगे? हाँ एकदम। जो पार्टियां आप बोल रही है तो उस पर मैम जी कोई अभी यकीन नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी यादव पर यकीन है। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं नौकरियों की। आपको लगता है कि सरकारें और ये जो पार्टियां कह रही हैं ये वादा पूरा होगा नौकरियों का? चुनाव के बाद पता नहीं चलेगा कि होगा कि क्या होगा। ऐसे बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। चुनावी लॉलीपॉप है ये। चुनावी लॉलीपॉप। देखिए, ये आरा की जनता ही बोल सकती है। तो दुविधा है हम लोग को, इनको दे या उनको दे। खास समुद्र है ऐसे युवाओं का जो अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी खोजने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे ही तमाम लोग देखिए अलग अलग जगहों पर ग्रुप डिस्कशन इस तरह से करते हुए, पढ़ाई करते हुए। आप लोगों को यकीन होता है पार्टियों पर जो कह रही है कि 10 लाख नौकरी देंगे, कोई कह रहा है 19 लाख देंगे? यकीन तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। किस पर यकीन होता है? अब देखिए, युवा नेता हैं तो उन्हीं पर चांस बनता है। ये सब चुनावी जुमला है। देखिए, मोदी जी भी आए थे तो 2 करोड़ का वादा किए थे, ये भी आए हैं तो वहीं किए हैं। लेकिन युवा हैं, देखिए अब लोगों को उम्मीद है। जो कह रहे हैं कि हम लोग 10 लाख देंगे, ये थोड़ा सोचने वाली बात होती है कि 10 लाख वो किस क्षेत्र में देंगे। संगठन 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, ये बात पच नहीं रही है। वो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम 10 लाख देंगे। आज बीजेपी बोली 19 लाख देंगे। उसमें हमको जो लगता है कि 10 लाख में 1 लाख भी दे देंगे ना तो सफल हो जाएंगे। लेकिन अभी कहा नहीं जाएगा कि वो 10 लाख देंगे। तो आरा शहर की एक शाम है, यूलोन है, बच्चे किताब पलट रहे हैं, लेकिन इंतजार जिंदगी के पलटने का है एक नौकरी के साथ। आरा शहर से हमारी ये रिपोर्ट। तो आइए अब आरा की जनता के सामने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको बता दें, आरा में 7 विधानसभा क्षेत्र है और पिछली बार के चुनाव में आरजेडी का वर्चस्व रहा था, लेकिन इस बार महागठबंधन की तरफ से सीपीआईएमएल और आरजेडी चुनावी मैदान में है 4-3 के रेशियो में। तो यहाँ पर दूसरी की तरफ से बीजेपी और जेडीयू का भी ऐसा ही 4:3 का रेशियो है। कौन बाजी मारेगा
इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अमित कुमार, CPI-ML के नेता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आनंद माधव हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद है, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। राकेश उपाध्याय जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू पासवान हमारे साथ एलजेपी के नेता जुड़ रहे हैं, एलजेपी के नेता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक रंजन जी, आरजेडी के नेता जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत। और हमारे साथ आरा के शो में सीधे दिल्ली से डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कर दीजिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जमीन पर जहां पर मौजूद है वहीं से शुरुआत करेंगे। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, सबसे पहले सवाल आपसे यह है कि 19 लाख नौकरी की, अब नीतीश कुमार की सोचिए, कल तक मजाक उड़ा रहे थे कि तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी कहां से लाएंगे, जेल वाले पैसे से लाएंगे क्या। अब आपने 19 लाख का वादा कर दिया है, कैसे मुमकिन होगा ये? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको और यहाँ आरा के जिला के तमाम जो हमारे साथी हैं सबका दाद देता हूँ। जिस उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ आप ये कार्यक्रम कर रही हैं, सैल्यूट टू अंजना ओम कश्यप, क्योंकि आसान काम नहीं है। मगर मैं सभी जनता से कहूंगा थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी प्रयोग करें। अभी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको सावधान रहने के लिए कहा है, हम भी बचें और अपने बूढ़े माता पिता को भी बचाएं। दूसरी बात है, देखिए मेरा बचपन बिहार में गुजरा है, मेरी पढ़ाई बिहार में हुई है और हम बचपन से ही आरा हिलाला, छपरा हिलाला, बलिया हिलाला ये हम सुनते रहे हैं। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि उसी आरा के डिबेट में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं कि मैं सभी आरा की जनता को पूरा हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। देखिए आपने कहा नौकरी कौन देगा, मैं आपको बोलना चाहता हूं, देखिए इतिहास होता है। इससे पहले 1990 से 2005 तक आज जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं उनके पिताश्री का राज था। हमने देखा है कितनी नौकरी उन्होंने दी है। और आरा की जनता से मैं कहना चाहता हूं, वैसे तो आंकड़ों के हिसाब से 95,000 नौकरी दिया था, मगर ये आरा की जनता और बिहार की जनता भी जानती है 2 बीघा 4 बीघा जमीन, ये जमीन लेकर नौकरी देने का काम उस समय किया जाता था। देखिए जब 2005 के बाद हमारी सरकार आई 2020 तक 2020 तक कुल मिलाकर के जो नौकरी दी गई 6.5 लाख नौकरियां, और उसके साथ साथ 3.5 लाख टीचरों की बहाली हुई है। और अभी मैंने बिहार से मेरे साथी से बात किया, उन्होंने कहा ये गाना जरूर बताइएगा आज के शो में, ये जो जमीन लेके नौकरी देते थे, मंगरू भैल बीमार के तेजुआ सटल रहे, मंगरू भय बीमार के तेजुआ सटल रहे। ये जो जमीन लेके जो घपला चला था लालू जी के समय, जमीन लेके नौकरी देने का, ये फिर से नहीं हो। ये तमाम मंगरू, चाहे वो मंगरू आरा का हो, चाहे वो मंगरू छपरा का हो, इस सब मंगरूरों पूछ रहा है कहीं मेरा जमीन तो नहीं लूट लीजिएगा। ठीक है, चलिए जमीन की बात है और जमीन से अब शो को आगे ले जाएंगे। आलोक रंजन जी बताइए 10 लाख सरकारी नौकरी कहां से आ जाएंगे? देखिए हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने साफ तौर पे कहा है कि अरे सुनिएगा नहीं तो कैसे होगा, सुनिए। कई एक विभागों में 4.5 लाख जो है खाली रिक्त पद है, और जो हम लोगों को जो मानक तय करना है उस मानक के अनुरूप 5.5 लाख नौकरियां बिहार में आज भी सृजित है। और भाजपा की सरकार लगातार जुमले कर रही है। हम लोगों ने इनका जुमला लोकसभा में भी देखा था कि किस तरीके से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो बात था, एक सवाल है, रोजगार देने का बात था, सुनिए एक सवाल है, हो गया है। एक सवाल है, जरा सवाल बताइए, कितने महीने पहले आप लोग उप मुख्यमंत्री थे ना तेजस्वी यादव जी, कितने साल पहले? देखिए 18 महीने पहले ठीक है में रहे हैं। तब ये नौकरियों की याद उनको क्यों नहीं आई थी? देखिए तब क्यों नहीं 10 लाख नौकरी कर दिए थे? देखिए हमारा बात ये है कि आप तेजस्वी यादव जी के 18 महीने के कार्यकाल को आप संजीदगी से आप समझने का प्रयास करिए। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे, एज ए डिप्टी सीएम
तेजस्वी जी के कार्यकाल में अरे law and एक order सेकेंड काफी ठीक हुआ तो था। छोड़ देते पद। अगर नीतीश कुमार उनको नौकरी नहीं देने दे रहे थे, पद छोड़ देते। क्यों पकड़े हुए थे कुर्सी से? सुनिए, हमारा नीतीश कुमार ने उनको छोड़ दिया ना। नीतीश कुमार जी बिहार में नीतीश 15 कुमार ने वर्षों से ऐसे राज छोड़ कर रहे दिया। हैं। नीतीश कुमार जी बिहार में 15 वर्षों से राज कर रहे हैं। ये 15 वर्षों में नौकरी क्यों नहीं सृजित किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल युवाओं के सामने है आज। ठीक है, राकेश जी अपना माइक उठाइए। अब उपाध्याय जी जरा ये बताइए कि आपने क्या ये सेल ही सेल, जैसे कपड़े बिकते हैं वैसे ये माल समझ रखा है बाजार, कि उन्होंने 10 लाख की नौकरी का वादा किया तो हम 19 लाख दे देंगे। कहाँ से लाइएगा 19 लाख? हमने तो पहले नौकरी देकर साबित किया है कि हम 19 लाख नहीं करोड़ों रोजगार दे देंगे। हमने करोड़ों रोजगार देने का वादा किया और उसको पूरा किया है। आप देखिए, ये कपड़े की दुकान लगा सकते हैं, लेकिन हम विश्वास पर खरा उतरने का काम करते हैं। हमने इसके पहले अभी हाल फिलहाल में लड़के प्रदर्शन कर रहे थे, अभी इन लोगों ने, आप लोगों ने रेलवे की नौकरी के लिए अप्लाई किया। 1,30,000 वैकेंसी हमने एक बल्क में दिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमने कपड़े का दुकान? हम तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वरोजगार के लिए जो प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी वैसा बेहतरीन प्रयास कभी नहीं कर सकती। और राजद तो हमेशा अपहरण उद्योग चलाने के लिए जाना जाता है। राजद का रोजगार अपहरण है, गुंडाई है, मवाली है, बलात्कार है, लूट है, और यही काम तेजस्वी किया करते हैं। 18 महीने के सरकार में वो लोगों को बरगलाते रहे और आज 10 लाख रोजगार देने का वादा करते हैं। ये 10 लाख रोजगार देने का वादा झूठा है। अरे तो वेट कर रहे थे क्या? क्यों 10 लाख बोलेंगे तो हम 19 लाख बोल देंगे? हाँ बिल्कुल, वेट कर रहे थे आप। हम 19 लाख देंगे। किन सेक्टरों में देंगे? हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया। अभी क्या कर रहे थे? शिक्षा के क्षेत्र में इतने महीने से क्या कर रहे थे? 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति किसने की? कितनी सरकारी नौकरियां रिक्त है अभी भी? आपने बताया बिहार में उस सरकारी रिक्तियां जो है उनको सबको फुलफिल किया जा रहा है। करा जा रहा है, करते रहिए। किया जा रहा है। देखिए आपके बारे में तो मैं आपको बता दूं अंजना जी, अमित कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार रही 15 साल, आपके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, कोरोना है, जनता विश्वास न करे। क्या प्लीज सुनिए, प्लीज। हम लोग शहीद आजम भगत सिंह के वारिस हैं। हम लोग हमेशा आजादी के लड़ाई में, ये संघियों का कहीं योगदान नहीं है, आरएसएस के लोगों का कहीं योगदान नहीं है, और हम लोग शहीद आजम भगत सिंह के वारिस हैं। उस टुकड़े टुकड़े गैंग की बात जो योगी जी कर रहे हैं, उन्होंने अपने यूपी में लोकतंत्र का हत्या करके रखा है, और कन्हैया के ऊपर कोई चार्जशीट इन्होंने नहीं किया, इनके दिल्ली पुलिस ने, और जो उनका ऑडियो है वो भी फर्जी है। न्यायालय ने जब तक उनको दोषी नहीं देता है, और हम लोग सही मायने में शिक्षा, रोजगार, कृषि, खेती, किसानी के सवाल पर लड़ते आ रहे हैं। आज सामाजिक न्याय के लिए लड़ते आ रहे हैं, और ये आरएसएस के दंगाई आगाज इनका इतिहास नहीं है आजादी की लड़ाई लड़ने का। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलिएगा, एक भी आरएसएस संघ से जुड़ा हुआ आपको संघी नहीं मिलेगा। भगत सिंह और कांग्रेस के लोग पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किए हैं, और ये झूठे जो देशभक्त लोग हैं, या देशभक्ति का नकली नकाब पहन के आज अडानी अंबानी के सामने देश को बेच रहे हैं। संबित पात्रा जी आपसे जवाब लूंगी जो वो आरोप आप पर लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आनंद माधव जी हमारे साथ है। आनंद माधव जी चेयरपर्सन भी है मैनिफेस्टो कमेटी बिहार कांग्रेस के। मैनिफेस्टो आपने बनाया है, नौकरी पर क्या कहना आप लोग का? 10 लाख नौकरी आपने भी डाला है इसमें? बिल्कुल डाला है। कैसे हो जाएगा सृजित अचानक सरकारी नौकरियां? अभी तक जो आंकड़ा है, मनसा साफ होनी चाहिए, सब कुछ होगा। 4,50,000 जो ऑलरेडी यहाँ वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब वो सृजित है। सृजित है का मतलब उसके पीछे बजट है, तो जब बजट है तो आपने भर्ती क्यों नहीं किया? और एक बात और भी है, इन्होंने जो 19 लाख की घोषणा की है, एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रोजगार लाएंगे कहां से, ये लैंडलॉक स्टेट है, ये लैंडलॉक स्टेट है, कहां से लाएंगे रोजगार? दूसरी तरफ उनके भाई कह रहे हैं कि हम 19 लाख देंगे, कहां से देंगे भैया? पहले आपस में तो फैसला कर लीजिए, आपस में फरिया लीजिए। हम तो जो कहते हैं वो निभाते हैं, हमने जो कहा है वो करेंगे। चलिए ठीक है, एक बार अब इनके पास जाते हैं। सोनू पासवान जी माइक लीजिए। सोनू पासवान जी,
एलजेपी के नेता हैं। देखो बैठब ना तो सवाल ना ले पाई, बैठो बैठो। सोनू पासवान जी, मास्क यहाँ तक लगाइए। हाँ, अब बताइए कि जनता कंफ्यूज है, आप किधर हैं, उधर हैं कि इधर हैं? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले सभी लोगों को जो है मेरा प्रणाम। दूसरी बात यह है कि कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि इसके जैसे अभी कोई पार्टी ही नहीं है। ये पार्टी अकेले लड़ रही है अभी चुनाव, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा ठीक है, कह रहे आप उनके साथ सरकार बना रहे हैं। कहने की बात है, हमारे बड़े नेताओं ने पहले ही भाई साफ कर अंदर दिया है। खिचड़ी पक रही है। हमारे बड़े नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने, कि लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका वोट कटवा की है। और ये बात सत्य है कि लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका वोट कटवा की है। हम किसी भी कीमत पर लोक जनशक्ति पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। जनता को गुमराह करने की साजिश है। हमारा गठबंधन जदयू के साथ है और वो मजबूत गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। देखिए ऐसे में सवाल जवाब। अरे आप बात कहाँ मान रहे हैं? वो तो कह रहे हैं नौकरी है ही नहीं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? एक बार जरा आपकी राजीव जी की बात पर संबित पात्रा जी आपसे जवाब लेते हैं। वो कह रहे हैं लेफ्ट पार्टियों को जो आप उंगली उठा रहे हैं, आप 19 लाख की बात कर रहे हैं। संघ के लोगों ने कभी कोई योगदान नहीं दिया। वो कह रहे हैं वो तो आजादी के आंदोलन से लेकर जुड़े हुए हिंदुस्तान की प्रगति पर उन्हें बदनाम न करें। संबित पात्रा जी नहीं देखिए जहाँ तक, अरे वाह, मैं तो ये तो बढ़िया हो रहा है। मैं आवाज़ सुन सकता हूँ यहाँ दिल्ली में बैठकर, मोदी 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 मोदी। आप देखिए ये प्यार है मोदी जी के प्रति बिहार की जनता के दिल में। आप देखिए मैं दिल्ली में बैठा हूं, सुदूर दिल्ली में, मगर आरा की जनता के दिल में मोदी जी के प्रति जो प्यार है उसकी आवाज यहां तक गूंज रही है। और कल से मोदी जी मैदान में उतर रहे हैं। कल 23 तारीख है। मोदी जी 3 जगह कल रैली करेंगे, गया में, सासाराम में, भागलपुर में। और खुद आज तक के ओपिनियन पोल में मैं था, आपने हमारी सरकार बनाते हुए ओपिनियन पोल में दिखाया था। और जब मोदी जी उतरेंगे तो 10-12% का और इजाफा होगा। 2/3 बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। अरे राहुल जी क्यों चिल्ला रहे हैं? राहुल जी बैठ जाइए। अंजना जी राहुल गांधी जी को बोलिए बैठ जाएंगे। राहुल गांधी जी इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? राहुल जी बैठ जाइए। अरे राहुल जी बैठिए बैठिए। ये राहुल जी इतना क्यों, मैं टीवी नहीं है मेरे सामने मगर ये राहुल जी की आवाज है। ये राहुल जी क्यों चिल्ला रहे हैं? ये राहुल गांधी जी चिल्लाना बंद करिए। सुन लीजिए राहुल जी, मैं दिल्ली में बैठा हूँ। देखिए अंजना जी, अभी मैं सीपीआईएम वालों को सुन रहा था। आप अरे राहुल जी बैठिए, राहुल जी बैठिए जरा। राहुल जी में गाना नहीं है, राहुल जी आपके पॉलिटिकल लीडर का नाम है। अब सुनिए। देखिए अंजना जी, अभी सीपीआईएम वाले ने, लेफ्ट वाले ने भाई ने मुझसे कुछ सवाल पूछा। आप बिहार की जनता से पूछिए, और आप खुद बिहार की बेटी हैं, बिहार की शेरनी है। आप बताइए अंजना जी, ये जो लेफ्टिस्ट एरिया था बिहार का, सासाराम हो गया, गया हो गया, इस इलाके में पहले क्या कहा जाता था? 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा। कहा जाता था 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा। इस प्रकार का नक्सलिज्म, इस प्रकार। ये राहुल गांधी जी फिर चिल्ला रहे हैं, इनको बोलिए जरा चुप तो रहे। अंजना जी ये पूरा कान खराब कर देंगे। इनको वोट कुछ मिल नहीं रहा है, कान खराब करने के लिए बैठे हैं। देखिए ये जो लेफ्ट पार्टी है, ये बोल रहे थे ये भगत सिंह के भक्त है। आप भगत सिंह के भक्त थे? अरे कन्हैया कुमार जी बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गया, और आप कन्हैया कुमार के भक्त बन के बैठे हुए हैं। आपका क्या होगा? आपके गुरुजी कन्हैया कुमार लड़े ना थे बेगूसराय से। मैं क्या हुआ अपनी कहानी कहिए। अरे हम तो 10,000 से हारे थे। अरे हमको 5,27,000 वोट मिला था। 10,000 से हम डिफिकल्ट सीट से हारे थे। कन्हैया कुमार को देखिए, जमानत जब्त हुआ था, जमानत जब्त हुआ था। वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरे बिहार में महागठबंधन को जिताने के लिए कन्हैया, दीपंकर, राहुल, तेजस्वी की सरकार चलेगी। और ये जो लालू यादव और माले का सामाजिक न्याय है,
जो मैं माइक पर बोल रहा हूँ और ये लोग सुन रहे हैं, यह सामाजिक न्याय है। और यह इसके चलते आज हम यहाँ मंच पर है और बोल रहे हैं पात्रा जी ने कहा कि भाजपा के जो सांप्रदायिक सामंती तत्व है वो खटिया पर नहीं बैठने देते थे, ये लोग हम लोग को सामने नहीं बैठने देते थे। मैं एक गरीब बनिया हूँ और हमारे किसानों से जबरदस्ती सामान ले जाते थे, हमारे बहू बेटियों के साथ ये बलात्कार करते थे। अभी आप देखिए आप बताइए नौकरी कहाँ से आएगी? इसी के साथ अंत करेंगे। सारे युवा हैं, सारे अपनी जिंदगी को पलटने का इंतजार कर रहे हैं। बताइए ये जो 10 लाख नौकरी है वो कैसे सरकारी आएगी, उसका खाका बताइए, आउटलाइन पूछाइए जल्दी से 2 लाइन। देखिए पूरे बिहार में तमाम विभागों में 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पद है अभी। विभागों का नाम जो मानकों को जो पूरा करना है 5 लाख नौकरियां उसी विभाग में नौकरी है, उसका नाम भी बताएं। प्रधानमंत्री का डिग्री सामने ये 10 लाख का आंकड़ा ये जो पार होता है, ये 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने की है। आप बताइए आप कहाँ से 19 लाख दीजिएगा? हम तो देंगे, हम 19 लाख शिक्षा के क्षेत्र में देंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देंगे, कृषि उद्योग के क्षेत्र में देंगे, वैसे 19 लाख भी देंगे। बड़का झूठा पार्टी, शिक्षा सब कुछ मैंने पूरी कोशिश की थी आप लोगों के साथ आरा से हमारे शो में इतना ही, यही कह के शो का अंत करूंगी। आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा, लेकिन कोरोना से थोड़ा सा डरिए, थोड़ा सावधानी आप लोग बरतिए। कल हमारा कारवां पहुंचेगा जमुई और वहां से आप एक धमाकेदार शो देखेंगे राजतिलक का। चुनावी घमासान है ये बिहार का, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आरा से आपके साथ मैं जुड़ रही हूं अंजना ओम कश्यप। चुनावी घमासान जोरों पर है, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है। जी हां, पहले दौर का मतदान आने वाला है 28 अक्टूबर को, लेकिन 28 अक्टूबर से पहले जो चुनावी प्रचार आप देख रहे हैं उसने जोर पकड़ लिया है। तमाम गठबंधन अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है। तो नया गठबंधन इस बार आरएलएसपी का, मायावती यूपी वाली और साथ ही हैदराबाद वाले एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी इस गठबंधन में शामिल हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी। ओवैसी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, हैदराबाद से आए, बिहार पहुंचे, बिहार में हाथ पकड़ लिया आरएलएसपी का, उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन इस बार बना लिया कुशवाहा और मायावती के साथ। रोल क्या है आपका बिहार की पॉलिटिक्स में? एमआईएम जनाब कुशवाहा साहब के साथ अलायंस में है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी है, देवेंद्र प्रसाद यादव साहब की पार्टी है, राजभर साहब की पार्टी है और दीगर 2 पार्टीज़ हैं। हम इन तमाम का हिस्सा हैं डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस का, और हम तमाम मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि बिहार की जनता को एक विकल्प चाहिए, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार और बीजेपी के वो बिहार की जनता तंग है। फिर आरजेडी के 15 साल, उससे भी आवाम तंग है। तो हम लोग इस वैक्यूम को फिल करेंगे और बिहार की जनता को अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलेगा। और सही मानों में जो बिहार की जनता के बुनियादी और कॉन्क्रीट मसले जो अभी तक हल नहीं हुए, उसको हम हल करने का वादा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए, नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा के रिश्ते खराब हुए। उपेंद्र कुशवाहा का हाथ थामने का मतलब क्या? महागठबंधन में कोई आपको साथ लेने को तैयार नहीं है, इसीलिए जो दिखा उसी के साथ आप साथ हो लिए। उपेंद्र कुशवाहा से हाथ मिलाने की वजह क्या है? देखिए, ये दोनों भी जो अलायंसेस हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, इसको बिहार की जनता ने आजमा कर देख लिया और ये सरासर नाकाम साबित हुए। बिहार की जनता की उम्मीदों पर नहीं उतरे, बल्कि इन दोनों ने बिहार की जनता से वोट लेकर उनको धोखा दिया और उनके कोई प्रॉब्लम्स को हल नहीं किया। इसीलिए हमारा मानना ये है कि एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो आज कुशवाहा साहब के लीडरशिप में सामने आया है, हम ये समझते हैं कि हम एक अच्छा गवर्नेंस देंगे। और साथ ही साथ ये बात समझने की ज़रूरत है कि पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी को, एनडीए को हराने में सरासर नाकाम साबित हुए।
तो हम बिहार की जनता को यही अपील कर रहे हैं कि आप अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए और ये इस चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार को घर में बिठाएगी और बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि इस चुनाव के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। इसीलिए बिहार की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है कि पिछले चुनाव में, असेंबली के चुनाव में 5 साल पहले उन्होंने बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट दिया था, मगर उनको धोखा दिया गया, झूठ बोलकर उनको वोट हासिल किया और नीतीश कुमार और कांग्रेस आरजेडी इसमें नाकाम साबित हुए और बीजेपी फिर सत्ता में आ गई। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता ना सिर्फ हमको अपने वोट से बल्कि अपनी मोहब्बत से और अपने आशीर्वाद से नवाजेगी। लेकिन देखिए, अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए ने तो वैसे साफ कह दिया है, खुल कर कह रहे हैं, बल्कि आप किसी बीजेपी प्रवक्ता से भी यहाँ बात कीजिए तो सीधे कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमारे मुख्यमंत्री। वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, वो तो एनडीए आया मतलब नीतीश कुमार आए। देखिए, मैं आपसे जो बात कहा हूँ ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये बिहार की जनता के दिलों तक पहुँच चुकी है। बिहार की जनता भी देख रही है कि किस तरह बीजेपी वहाँ पर अपना चुनाव लड़ रही है और किस तरह बीजेपी खामोशी से नीतीश कुमार को सियासी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर करके रख देगी। और इसीलिए हम बिहार की जनता से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। आरजेडी कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके, क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये एक सीट पर कामयाब है और वो भी एमआईएम का कैंडिडेट था अख्तर उल ईमान, जो बिहार के हमारे अध्यक्ष हैं। अगर वो 3 लाख वोट हासिल नहीं करते तो वो सीट पर भी, किशनगंज की पार्लियामेंट सीट पर कामयाब नहीं हो सकते। यकीनन ये बीजेपी आरएसएस की पूरी ज़मीन पर एक कोशिश चल रही है। एक पुराना आरोप है जिस पर आप हर बार चुटकी लेकर दिलचस्प जवाब देते हैं, लेकिन चुनाव दर चुनाव ये सवाल आपका पीछा करता है। तो लीजिए, फिर आ गया आपके सामने। कांग्रेस कह रही है आप बीजेपी के प्लान बी है, टीम बी है, आप वोट कटवा पार्टी है उनके लिए। नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना वो मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे उतने ज़्यादा मेरी हिम्मत और हौसले में इजाफा होगा, उतना ज़्यादा बिहार की जनता, ख़ास तौर से सीमांचल के वो लोग जो आज इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, उनकी हिम्मत और हौसले में और उनकी ज़िद में और इजाफा होगा। क्योंकि अगर बिहार के पार्लियामेंट के चुनाव में आप सिर्फ एक सीट जीतते हैं और मैं तो एक किशनगंज लड़ा, तो वोट कटवा कौन साबित हुए? कहाँ गया आरजेडी का वो रिवायती वोट, कहाँ गया कांग्रेस का रिवायती वोट? और महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील ने औरंगाबाद की 23 साल के बाद शिवसेना से वो सीट जीती और आज महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस सत्ता में है। तो क्या ये सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं कि वो जो लिख के दे दें वो सेकुलर हैं, जो नहीं लिख के दें कम्युनल हैं? तो हम इन चीज़ों की फिक्र नहीं करते, बल्कि जितना इल्ज़ाम लगाएंगे उतना बिहार की जनता और जागरूक होगी और वो कहेगी कि हाँ, ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरा सवाल ये है कि आपने एक जो गठबंधन बनाया है उसका लक्ष्य क्या है? क्या आपको लगता है एनडीए, महागठबंधन इनको चुनौती दे पाएंगे? देखिए, इस चुनाव में नीतीश कुमार, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, ये एक सिक्के के 2 रुख हैं। ये बिहार की जनता ने उनको आजमा लिया है। ये इन दोनों में ना उतनी ताकत है, ना उतना पॉलिटिकल या फिर डेवलपमेंट का विजन है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि बिहार की जनता कुशवाहा साहब और देवेंद्र प्रसाद यादव बीएसपी और हम जिसमें है वो राजभर साहब, वो अलायंस को वो लोग सपोर्ट करें, क्योंकि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो। और आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इनका कोई काम नहीं रहा। तो हमारी कोशिश पूरी ये होगी कि हम इस अलायंस के तमाम दीगर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए काम करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे सीमांचल हो या फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ में हो, वहाँ पर हम कैंपेन करेंगे उनकी कामयाबी के लिए। ओवैसी साहब, आप क्या वादा कर रहे हैं लोगों के सामने? आप क्या रख रहे हैं? यहाँ तो कहीं नीतीश का निश्चय है, तेजस्वी का प्रण पत्र है, 10 लाख नौकरी वो देंगे, तो बीजेपी लेकर आई है मैनिफेस्टो और वो कह रही है कि हम तो 19 लाख नौकरी देंगे। बिजली, सड़क, पानी, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। आपके पास क्या है?
देखिए, मैं बार बार यही बात को कह रहा हूं कि बिहार की जनता जानती है कि जब आरजेडी के 15 साल थे, उनको सत्ता मिली, 7.5 साल जनाब लालू प्रसाद यादव साहब और 7.5 साल मोहतरमा राबड़ी देवी साहिबा, तो इनके दौर में तो कुछ हुआ ही नहीं ना। वो 15 साल तो जंगल राज के नाम से मशहूर हो गया। वो 15 साल में किडनैपिंग, गुंडागर्दी और क्या क्या नहीं होता था। फिर नीतीश कुमार के 15 साल आप देख लीजिए कि क्या बोलते हैं नीतीश कुमार, क्या डेवलपमेंट हुआ। आप बिजली की बात करते हैं, बिजली तो एक भारत की जनता के लिए एक फंडामेंटल राइट है। आपने बिहार में कितने इंडस्ट्रीज लेके आए। भारत सरकार के एमएसएमई डिपार्टमेंट ने कहा कि 25 इंडस्ट्रियल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे देश में, जिसमें से 15 तो बिहार के हैं। आप बताइए फिर कौन सा डेवलपमेंट है। आप सबसे ज़्यादा जो टीचर्स की वैकेंसी है बिहार में है। सबसे ज़्यादा अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है तो नंबर 1 स्टेट बिहार है। 33% बिहार की जनता तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज का शिकार होती है। तो कौन सा काम किया। सीमांचल में चले जाइए, बिहार में जो लिटरेसी रेट है उससे कम सीमांचल का लिटरेसी रेट है। आप बताइए, हर सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स पर नीतीश कुमार नाकाम साबित हुए। और फिर नीतीश कुमार ये क्यों जवाब नहीं देते। वो जो मोदी ने 5 साल पहले अनाउंसमेंट किया था 20 लाख करोड़ का, कहाँ गया वो भी टाइम हो गया। आज निर्मला सीतारामन कहती हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले बिहार की जनता को कोविड का वैक्सीन देंगे। क्या इनको इतना भी एहसास नहीं है कि भारत में संविधान में इंसान की जिंदगी बचाना एक फंडामेंटल राइट है। आप क्या इसको लॉलीपॉप की तरह लहरा रहे हैं बिहार की जनता के सामने, देश की जनता के सामने। क्या आप हमको कामयाब करिए। अरे भाई, आपके गलत लॉकडाउन की वजह से 1,17,000 भारत के लोगों की जानें चले गई। 75 लाख लोग कोविड का शिकार हो गए। और आज आप इतनी गंदगी करते हैं, इतना नीचे गिरते हैं एक चुनाव के लिए कि अगर हम जीतेंगे तो आपको वैक्सीन देंगे। अरे आपकी जिम्मेदारी है, आपको तो बोलना यह चाहिए था कि हर स्टेट में भारत के हर सिटीजन को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में वैक्सीन देगी। और आप इंसान की जानों से खेल रहे हैं। आप तो ये नीतीश कुमार जो अपने कोटा से स्टूडेंट्स आने को तैयार नहीं था, एक बीजेपी के एमएलए ने अपने स्टूडेंट को ला लिया, नीतीश कुमार इजाजत दे दिए। पूरे देश से 32 लाख माइग्रेंट लेबरर्स बिहार को वापस आए, नीतीश कुमार उनको लेने तैयार नहीं थे, जब इनको याद नहीं है कोविड। अफसोस की बात है कि राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है और बीजेपी को, नीतीश कुमार को समझना चाहिए। आप इसको एक सियासी तौर पर एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या बताइए, अगर कल सत्ता आप नहीं आएंगे तो क्या आप नहीं देंगे वैक्सीन बिहार की जनता को। हम तो रोकेंगे आपको तो ये कहना चाहिए था कि आपकी हमारी ड्यूटी है, हम हर भारत के बाशिंदे को, सिटीजन को, चाहे बिहार का हो, कहीं का भी हो। मगर इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग बीमार हो रहे हैं, मगर उसको फिक्र ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, कोरोना वायरस बिहार के लिए मुद्दा है या नहीं है। यहाँ पर तो जनता, जहाँ मैं आरा में कर रही हूँ, सभी भूल गए हैं, लेकिन बीजेपी ने बुला लिया है। कोरोना की वैक्सीन आई नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गई, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया है मुफ्त टीका देंगे अगर हम सत्ता में आए। कोरोना वायरस से ज्यादा इनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन। आज मोदी सरकार ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन जो शुरू किया था, वो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये गलत है। अगर बीजेपी और नीतीश कुमार ये फैसला करते कि भाई हम लॉकडाउन 7 दिन के बाद करेंगे, उससे पहले हम पूरे बिहार के माइग्रेंट लेबरर्स को वापस बुला लेते हैं। जब ट्रेन चलाते आप, जब उनकी जान बच जाती। आज बिहार में कोविड या पूरे देश में कोविड इतना नहीं फैलता, मगर क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने आप को एक बहुत बड़ा विज्ञान समझते हैं, उन्होंने 4 घंटे में ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन, और फिर लॉकडाउन खोलने के लिए 8 दिन दिए। तो यही तो गलत बात है। यकीनन कोविड एक इशू रहेगा क्योंकि इनकी गलतियों की वजह से। और फिर आज का बीजेपी का अनाउंसमेंट कि आप हमको सत्ता में लाइए, हम वैक्सीन देंगे। क्या बात है बताइए, क्या आप इलेक्शन में आप जीतेंगे वैक्सीन देंगे? क्या राइट टू लाइफ, एक भारत के बाशिंदे की, सिटीजन की लाइफ बचाना क्या मोदी का काम नहीं है? क्या मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे सत्ता दो, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा? बताइए फिर एक गरीब भारत के सिटीजन की जान की कीमत क्या है? क्या आपकी सत्ता मेरी जान से बढ़ के है किसी गरीब की या भारत के सिटीजन की? अफसोस होता है इनके इस ऐलान पर। बिहार की जनता देख रही है, बड़ी शुरू जनता है, इसका जवाब देगी उनको इलेक्शन में।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका असदुद्दीन ओवैसी जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।